हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले उदयपुर से। उदयपुर जिले में एक बलीच नाम का गांव पड़ता है और इसी बलीच गांव में रहने वाला प्रदीप कुमार इस गांव के अंदर एक किराने की दुकान का काम करता था। शुरुआत में प्रदीप की दुकान अच्छी खासी चलती थी, ग्राहक भी इसकी दुकान पर आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है तो प्रदीप कुमार की दुकान बिल्कुल ठप पड़ जाती है, क्योंकि प्रदीप कुमार की दुकान पर सिर्फ वही ग्राहक आया करते थे जो इससे उधारी में सामान ले जाते थे। लेकिन ये जितने भी ग्राहक इसकी दुकान से उधारी में सामान ले जाते थे वो इसको पैसे नहीं लौटाया करते थे, जिसकी वजह से प्रदीप कुमार बड़ा परेशान और उदास हो जाता है। प्रदीप कुमार अब अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे किराने की दुकान बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। और इस तरह से प्रदीप कुमार अब दूसरा कोई काम धंधा ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन प्रदीप कुमार को कोई भी दूसरा काम धंधा नहीं मिलता है। अब प्रदीप कुमार सिर्फ अपने मन में एक ही बात सोचने लग जाता है कि मुझे किसी शहर में चलना चाहिए और शहर में कोई अच्छी सी नौकरी कर लेनी चाहिए। अब प्रदीप कुमार के परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम कोमल देवी होता है। कोमल देवी जो कि देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। गांव का जो भी व्यक्ति एक बार कोमल देवी को देख लिया करता था बस देखता ही रह जाया करता था। कोमल देवी का चाल चलन और चरित्र भी कुछ ठीक नहीं होता है। कोमल देवी गैर मर्दों में ज्यादा दिलचस्पी लिया करती थी, गैर मर्दों को ये काफी पसंद किया करती थी। जो भी मर्द कोमल देवी के घर पर आ जाया करता था कोमल देवी उससे हंस हंस कर बातचीत किया करती थी। अब कोमल देवी का इस घर के अंदर एक देवर भी होता है जिसका नाम संजू कुमार होता है। संजू जो कि इस समय 10वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करता था। संजू एक ऐसा लड़का होता है जो कि अपने दोस्तों के साथ आवारा घुमा करता था, पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अब आगे चलकर जो कोमल देवी होती है अपने देवर के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े कांड करने वाली होती है। लेकिन कोमल देवी अपने देवर संजू के साथ तो बाद में कांड करती है, उससे पहले वह दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देती है जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में गूंज जाती है। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 10 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। प्रदीप कुमार अपनी पत्नी कोमल देवी को कहने लगता है कि कोमल, मैंने अपनी दुकानदारी बिल्कुल बंद कर दी है और मैं 2 दिनों के बाद दिल्ली जाने वाला हूं और दिल्ली में ही मैं नौकरी करूंगा और जैसे ही मैं वहां पर सेटल हो जाऊंगा तो इसके बाद मैं तुम्हें भी वहां पर बुला लूंगा और अपने छोटे भाई संजू को भी वहीं पर बुला लूंगा। और इस तरह से अब 2 दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद जो प्रदीप कुमार होता है अपने घर से एक बैग में अपने कपड़े लेता है और कपड़े लेने के बाद वह दिल्ली चला जाता है। और दिल्ली में जाने के बाद वह 2-3 दिनों के अंदर ही एक होटल में नौकरी करना शुरू कर देता है। अब प्रदीप कुमार का वहां अच्छा काम चल जाता है, लेकिन जो पत्नी कोमल होती है वो घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती है। कोमल अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति तो उसको अकेला यहाँ पर छोड़कर चला गया है और वैसे भी कोमल खूबसूरत होती है, जवान होती है। अब कोमल का अकेलापन इसको काफी परेशान करने लग जाता है। कोमल उदास रहने लगती है, परेशान रहने लगती है। इसका पति इसके पास फोन तो किया करता था लेकिन कोमल का मन नहीं मानता था और इस तरह से अब कोमल गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। कोमल अब किसी गैर मर्द के बारे में सोचना शुरू कर देती है। अब जैसे ही कई दिनों का वक्त गुजर जाता है तो एक तारीख आ जाती है 18 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। कोमल देवी अपने देवर संजू को कहती है कि संजू, घर का राशन पानी खत्म हो चुका है, तुम ऐसा करो, पास में ही एक किराने की दुकान है, उस दुकान पर चले जाओ और उस दुकान से राशन पानी खरीद कर ले आओ। लेकिन संजू कहता है कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मैं उसके पैसे दे सकूं। तभी कोमल देवी कहती है कि पैसे तो घर में बिल्कुल भी नहीं है, तुम ऐसा करो उधारी में ले आओ। और इस तरह से अब संजू उस दुकान पर चला जाता है। अब उस दुकान पर एक लड़का बैठता था जिसका नाम अशोक होता है। अशोक एक ऐसा लड़का होता है जो कि महिलाओं में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। उसका चरित्र भी कुछ ठीक नहीं होता है, वह हमेशा गैर औरतों को काफी पसंद किया करता था। अब जैसे लड़का संजू उसके पास जाता है तो कहता है कि मुझे राशन पानी खरीदना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, हमें उधारी में राशन पानी दे दो। तभी अशोक संजू को कहता है कि संजू, तुमने पहले ही 10,000 रुपए की उधारी कर रखी है और जब तक तुम 10,000 रुपए नहीं लौटाते हो तब तक मैं उधारी में राशन पानी नहीं देने वाला हूं। संजू बड़ा परेशान हो जाता है। संजू अब अशोक की बातों को सुनकर वापस अपने घर पर आ जाता है और अपनी भाभी कोमल को कहता है कि भाभी, उस लड़के ने उधारी में सामान नहीं दिया है। इस तरह से अब जो संजू होता है वो अपने घर से तैयार होकर अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो इतना वक्त गुजर जाने के बाद अब कोमल देवी अपने घर से बाहर निकलती है। कोमल देवी सीधे ही अशोक दुकानदार की दुकान पर चली जाती है। अशोक अपनी दुकान में बिल्कुल अकेला बैठा होता है।
और जैसे ही अशोक की नजरें इस महिला कोमल की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है, इसके यौवन पर पड़ती है, तो अशोक कुमार इसकी खूबसूरती को देखकर कहने लगता है कि भाभी जी, कई दिनों बाद तुम हमारी दुकान पर आई हो। उसी समय कोमल इस अशोक को कहने लगती है कि तुमने हमें उधारी में सामान क्यों नहीं दिया है। अशोक हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि भाभी जी, 10,000 रुपए की उधारी हो चुकी है, इसीलिए मैंने उधारी में सामान नहीं दिया है, और वैसे भी मैं संजू को सामान नहीं देता हूँ। तुम आगे भी संजू को मेरी दुकान पर मत भेजना। अगर तुम्हें उधारी में सामान लेना है तो खुद मेरे पास आ जाया करो। अब इस तरह से अब कोमल देवी इस अशोक कुमार को एक बड़ी सी लिस्ट पकड़ा देती है और कहती है कि ये सामान सारा पैक कर दो। अशोक कुमार जैसे ही उस लंबी सी लिस्ट को देखता है तो घबरा जाता है। अशोक कहता है कि भाभी जी, ये तो बहुत ज्यादा सामान है और इतना सामान मैं उधारी में नहीं दे सकता हूँ। मेरी नई नई दुकान है और मैं इतना सामान उधार में नहीं दे सकता हूँ। अब इसके बाद कोमल देवी हंसते मुस्कुराते हुए अशोक कुमार को कहती है कि देखो, जितने भी तुम्हारे पैसे बनते हैं वो सारे पैसे मैं अगले महीने में तुम्हें लौटा दूंगी। लेकिन अशोक कुमार साफ साफ मुकर जाता है। अब ये महिला अपना चरित्र दिखाना शुरू कर देती है। उसी समय कोमल देवी अशोक को कहती है कि देखो, मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मेरा पति तो दिल्ली में रहता है और मेरा देवर जो संजू है वो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। अगर तुम्हें अपने 10,000 रुपए वसूल करने हैं तो 10-15 मिनट के बाद तुम मेरे घर पर आ जाना और अपने 10,000 रुपए वसूल कर लेना। लेकिन आज उधारी में सामान जरूर देना पड़ेगा। अब अशोक कुमार जैसे ही इस महिला कोमल की इन सारी बातों को सुनता है तो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अशोक कुमार बड़ा खुश हो जाता है। अशोक अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह महिला अब उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली है, और होने वाला भी यही होता है। इसके बाद अशोक कुमार उसी समय सारा सामान पैक करता है और सारा सामान पैक करने के बाद इस महिला कोमल देवी को दे देता है। कोमल देवी भी सामान लेकर बड़ा खुश हो जाती है। लेकिन जाते जाते फिर से कोमल देवी अशोक कुमार को कहती है कि तुम 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद मेरे घर पर आ जाना और फिर मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दूंगी। इस तरह से अब ये महिला कोमल देवी सारा सामान लेकर अपने घर पर आ जाती है और जैसे 10 से 15 मिनट का वक्त गुजरता है तो अशोक कुमार उसी समय अपनी दुकान से बाहर निकलता है, अपनी दुकान का शटर बंद करता है और अपनी दुकान को बंद करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल लेकर इस महिला कोमल देवी के घर के ठीक सामने पहुंच जाता है। अशोक कुमार उसी समय कोमल देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और कोमल देवी हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर का दरवाजा खोल देती है। कोमल देखती है कि उसके सामने अशोक कुमार खड़ा होता है। अब महिला कोमल देवी अपने आप को इस घर में बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी थी। कोमल देवी भी अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अगर अशोक कुमार उसको सहारा दे देता है तो उसकी पति की कमी को पूरा कर सकता है, और वैसे भी उसको कुछ पैसों की भी जरूरत होती है। और इस तरह से अब कोमल इस अशोक कुमार को अपने घर के अंदर लेती है, घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है और इसके बाद ये दोनों कमरे में जाते हैं, कुछ देर तक बातचीत करते हैं। बातों ही बातों में ये महिला कोमल देवी अशोक को कहती है कि मुझे कुछ पैसों की भी जरूरत है, और इस तरह से अशोक कुमार उसी समय अपनी जेब से 3,000 रुपए निकालता है, कोमल देवी को पकड़ा देता है। कोमल देवी पैसों को लेकर बड़ी खुश हो जाती है और इसके बाद ये दोनों कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिर इन दोनों के बीच दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। अशोक और कोमल देवी अपनी अपनी इच्छाओं को, अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं। अशोक और साथ में ये महिला कोमल देवी अपने इन गलत रिश्तों को तब तक कायम करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक इन दोनों की पूरी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों का मन भर जाता है, दोनों की अपनी अपनी जरूरतें पूरी हो जाती है, तो फिर ये लड़का जो अशोक कुमार होता है इस महिला को कहता है कि जब भी तेरा मन करे तो मेरे पास फोन कॉल कर लिया करना और मैं तेरे घर पर आया करूंगा, तेरे साथ वक्त गुजारा करूंगा और मैं तुझे कुछ पैसे भी दिया करूंगा। कोमल देवी भी यही चाहती थी, अशोक कुमार भी यही चाहता था, और इस तरह से इन दोनों की प्रेम कहानी की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अब तो जब भी इस लड़के अशोक का मन करता था, इस महिला कोमल देवी के पास फोन कॉल किया करता था, और जब इसका देवर संजू इसके घर पर नहीं होता था तो उसी समय जो अशोक कुमार होता है कोमल देवी के पास आ जाया करता था, और फिर कोमल देवी और साथ में अशोक कुमार दोनों मिलकर अपनी ही रजामंदी से अपने गलत रिश्ते कायम कर लिया करते थे। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 30 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। संजू स्कूल में जाने के लिए तैयार होता है। आज संजू की आखिरी परीक्षा का दिन होता है। संजू उसी समय अपनी भाभी कोमल देवी को कहता है कि भाभी, आज मेरी परीक्षा का आखिरी दिन है और मुझे जल्दी से स्कूल में जाना है, मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार कर दो। और इसके बाद जो कोमल भाभी होती है जल्दी जल्दी में संजू के लिए खाना तैयार करती है। अच्छी सी सब्जी भी बनाई जाती है, और जैसे ही कोमल उस खाने को थाली में सजा कर देने के लिए संजू के पास जा रही होती है
तो कोमल देवी का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से कोमल देवी नीचे गिर जाती है और जो सारी सब्जी होती है वो इसके कपड़ों के ऊपर गिर जाती है। अब इसके बाद संजू अपनी भाभी कोमल को उठाता है और कहता है कि भाभी जी तुम नीचे गिर गई हो। लेकिन तभी कोमल कहती है कि मेरे सारे कपड़े खराब हो गए हैं, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ, तुम ऐसा करो खुद ही खाना ले लो और खाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें परीक्षा देने के लिए स्कूल में जाना है। और इसके बाद जो कोमल देवी होती है कपड़े बदलने के लिए अब कमरे के अंदर चली जाती है। कोमल देवी अपने कपड़े बदलना शुरू कर देती है। लेकिन जो संजू होता है, आज संजू की नीयत अपनी भाभी कोमल देवी पर खराब हो जाती है। संजू अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी भाभी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। उसका भाई तो दिल्ली में रहता है और उसकी भाभी अकेलापन महसूस करती होगी। जब ऐसे ऐसे विचार संजू के मन में आने लग जाते हैं तो संजू जानबूझकर खाना बीच में छोड़ता है और वह किताब लेने के बहाने उसी कमरे के अंदर चला जाता है। और जैसे ही संजू कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो संजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। संजू ने अपनी भाभी कोमल की खूबसूरती को बिल्कुल करीब से देख लिया था और जैसे ही संजू अपनी भाभी की खूबसूरती को देख लेता है तो संजू की नीयत में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। संजू अपनी भाभी को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। फिर भी भाभी कोमल अपने आप को संभालती है, अपने कपड़ों को संभालती है और कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं कमरे के अंदर कपड़े बदल रही हूँ, फिर भी तुम कमरे के अंदर आ गए हो। संजू कहता है कि भाभी ये बात तो मुझे ध्यान नहीं रही थी। और इस तरह से संजू अब उस किताब को उठाता है और इस कमरे से बाहर निकल जाता है और फिर से खाना खाना शुरू कर देता है। कोमल इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। कोमल सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, उसका अपना देवर है। लेकिन आज देवर संजू के मन में अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। संजू आज अपनी भाभी के साथ कुछ गलत काम करना चाहता था, लेकिन फिर भी संजू अपने आप पर नियंत्रण रखता है और खाना खाने के बाद वह अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, परीक्षा देने के लिए चला जाता है। लेकिन उसी समय कोमल देवी घर के अंदर बिल्कुल अकेली रह जाती है। कोमल अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका देवर तो स्कूल में परीक्षा देने के लिए चला गया है और वो घर पर आज बिल्कुल अकेली है। क्यों न इस अकेलेपन का फायदा उठा लिया जाए और क्यों न उस दुकानदार अशोक कुमार को अपने घर पर बुला लिया जाए। उसी समय कोमल देवी अपना फोन उठाती है और उस दुकानदार अशोक के पास फोन कॉल करती है। अशोक को कहती है कि देखो, मेरा देवर संजू स्कूल में परीक्षा देने के लिए चला गया है, मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ और तुम मेरे घर पर आ सकते हो। अब जैसे ही अशोक कुमार इस महिला कोमल देवी की इन सारी बातों को सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है। अशोक कुमार कहने लगता है कि मैं थोड़ी देर में ही तुम्हारे घर पर आता हूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार लूंगा। इस तरह से फोन कॉल काट दिया जाता है। 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद अशोक कुमार अपनी दुकान से बाहर निकलता है, अपनी दुकान का शटर बंद करता है और अपनी मोटरसाइकिल लेकर अब इस महिला कोमल देवी के दरवाजे पर आ जाता है। इसके बाद कोमल देवी के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर के ठीक सामने खड़ा हूँ, तुम जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोल दो। कोमल देवी उसी समय अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर अशोक कुमार इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और फिर इसके बाद ये महिला अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करने के बाद अशोक कुमार दुकानदार को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है और अशोक कुमार को कहती है कि आज मुझे 5,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। इसके बाद अशोक कुमार उसी समय अपने जेब से 5,000 रुपए निकालता है, इस महिला को देता है और कहता है कि इन पैसों की कीमत को मैं वसूल करूंगा। और इस तरह से अब अशोक कुमार और कोमल देवी के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। जैसे ये दोनों इस गलत काम को कर रहे होते हैं तो उसी समय कोमल देवी के घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। कोमल देवी अब अशोक को कहती है कि घर के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, लेकिन अशोक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उनको नजरअंदाज कर दो। और इस तरह से ये दोनों अपने गलत रिश्ते कायम बनाने में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन घर के दरवाजे पर कोमल देवी का देवर संजू खड़ा होता है। संजू अपनी परीक्षा का एडमिट कार्ड अपने घर पर ही भूल गया था। संजू बड़ी जल्दी में भी होता है। संजू सोचने लग जाता है कि उसकी भाभी कोमल देवी ने उसकी आवाज को नहीं सुना है और ना ही घर के दरवाजे की दस्तक को सुना है। अब इसके बाद संजू कुमार जल्दी जल्दी में अपने घर की दीवार कूद जाता है और घर की दीवार से कूदने के बाद वह घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है तो संजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। संजू देखता है कि उसकी भाभी कोमल दुकानदार अशोक कुमार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। संजू कुमार उसी समय उस अशोक कुमार दुकानदार को गालियां देना शुरू कर देता है और अपनी भाभी कोमल देवी को भी भला बुरा कहना शुरू कर देता है। लेकिन अशोक कुमार दुकानदार इस संजू को कहने लगता है कि तुम्हारी भाभी कोमल देवी ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था, मैं उसको पैसे देता हूँ तभी उसके साथ वक्त गुजारता हूँ। इस बात पर संजू को बड़ा गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते संजू और साथ में इस अशोक दुकानदार के बीच थोड़ा सा झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन अशोक कुमार इस संजू कुमार को धक्का देता है और उसके घर से भागने में कामयाब हो जाता है।
अब संजू अपनी भाभी कोमल को कहने लगता है कि भाभी, तुम गलत रास्ते पर चल पड़ी हो, तुम गैर मर्दों को घर में बुलाने लगी हो, ये अच्छी बात नहीं है। कोमल बात को संभालते हुए कहती है कि तुम ये सारी बातें अपने भाई प्रदीप को मत कहना, नहीं तो प्रदीप मुझे तलाक दे देगा और मेरा जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा, हमारा घर टूट जाएगा। इसके बाद संजू अपनी भाभी कोमल को कहता है कि भाभी, तुम्हें ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था। कोमल देवी बात को संभालते हुए कहती है कि देवर जी, तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो, लेकिन ये बात अपने भाई को मत बताना। अब जैसे ही संजू को अपनी भाभी कोमल देवी की ये बातें सुनाई देती है तो फिर संजू की नीयत में भी कमी आ जाती है। संजू अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी भाभी गैर मर्दों के साथ वक्त बिताती है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर मैं ही अपनी भाभी के साथ अपना वक्त गुजारना शुरू कर दूं तो इसकी जो मेरी भाभी है वो गैर मर्दों का सहारा लेना छोड़ सकती है। जब ऐसी ऐसी बातें संजू के दिमाग में आने लग जाती हैं तो संजू कहने लगता है कि भाभी, आज के बाद तुम्हें इस लड़के से नहीं मिलना है। अगर तुम इस लड़के अशोक से मिलती हो तो एक दिन मैं इसका कत्ल कर सकता हूँ। और इस तरह से कोमल अपने देवर संजू को कहती है कि मैं अब इस लड़के को घर पर नहीं बुलाऊंगी। उसी समय संजू कहता है कि आज मेरी आखिरी परीक्षा है और मैं परीक्षा देने के बाद जैसे ही शाम को यानी कि रात को घर पर आऊंगा तो फिर इसके बाद मैं तुमसे ढेर सारी बातें करने वाला हूँ और तुम्हारे साथ वक्त भी गुजारने वाला हूँ। कोमल देवी को जैसे अपने देवर संजू की बातें सुनाई देती है तो कोमल देवी का मन शांत हो जाता है। कोमल देवी सोचने लग जाती है कि अब घर के अंदर ही उसको कोहिनूर हीरा मिल चुका है, अब उसे बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा देवर संजू ही मेरे पति की कमी को दूर कर सकता है। इस तरह के ख्याल कोमल देवी के मन में आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद संजू अपने घर से एडमिट कार्ड लेता है और अपनी भाभी को काफी देर तक समझाने के बाद स्कूल में परीक्षा देने के लिए चला जाता है। और संजू अब परीक्षा भी देता है और परीक्षा देने के बाद शाम के करीब 5 बजे के आसपास संजू अपने घर पर आ जाता है। अपनी भाभी कोमल से मिलता है और कोमल को कहता है कि भाभी, मेरे लिए खाना बना दो। और इस तरह से कोमल देवी अपने देवर संजू के लिए खाना तैयार करती है। संजू खाना भी खाता है और फिर अपनी भाभी कोमल को कहता है कि भाभी, आज मैं तुम्हारे साथ बड़े अच्छे तरीके से रात गुजारने वाला हूँ। कोमल भी बड़ी खुश हो जाती है, संजू भी बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि आज संजू की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली होती हैं। साथ में इसकी भाभी कोमल देवी की भी अपनी सारी जरूरतें पूरी होने वाली होती हैं। इस तरह से रात हो जाती है और रात के करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। संजू की भाभी कोमल देवी अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने देवर संजू के कमरे में चली जाती है और संजू को कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजारना चाहती हूँ। इसके बाद ये दोनों ही इस कमरे का दरवाजा बंद करते हैं। दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। संजू और कोमल अब गलत रिश्ते कायम करते हुए अपनी अपनी जरूरतों को, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं। और जैसे दोनों का मन भर जाता है, दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है, तो कोमल कहती है कि आज के बाद मैं उस दुकानदार अशोक से नहीं मिलूंगी। और इस तरह से अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद ये महिला कोमल देवी इस कमरे से बाहर निकलती है, अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। अब तो हर तीसरी चौथी रात संजू और कोमल दोनों अपना कीमती वक्त गुजार लेते थे। जब भी दोनों का मन करता था, एक ही छत के नीचे दोनों अपनी रातें रंगीन कर लिया करते थे। इस तरीके से लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। और इतना वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 12 मई 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। संजू अपनी भाभी कोमल देवी को कहता है कि भाभी जी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा। संजू इसके बाद अपने घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन कोमल देवी एक ऐसी महिला होती है जिसका चरित्र बिल्कुल ही खराब होता है। वह अपने पहले प्रेमी अशोक को नहीं भूल पाई थी। अब ये कोमल देवी उसी समय अपना मोबाइल फोन उठाती है, अशोक के पास फिर से फोन कॉल करती है। अशोक को कहती है कि आज मेरा देवर संजू खेलने के लिए बाहर चला गया है और हमें मिले कम से कम 1 महीने का वक्त गुजर चुका है। मैं तुमसे घर पर मिलना चाहती हूँ। अशोक कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारे घर पर मिलने के लिए नहीं आ सकता हूँ, तुम ऐसा करो, मेरी दुकान में ही आ जाओ। लेकिन कोमल देवी अपनी जिद पर अड़ जाती है, कहती है कि तुम ही मेरे घर पर आ जाओ, मेरा देवर घर पर नहीं है। और इस तरह से जैसे तैसे करके अब जो कोमल होती है इस दुकानदार अशोक कुमार को मनाने में कामयाब हो जाती है। अशोक कुमार कहता है कि मैं अभी इसी समय तेरे घर पर आता हूँ। अशोक उसी समय अपनी दुकान का शटर बंद करता है, मोटरसाइकिल उठाता है और मोटरसाइकिल के माध्यम से कोमल देवी के घर पर चला आता है। कोमल देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। कोमल अपने घर का दरवाजा खोलती है, लेकिन जो कोमल देवी की पड़ोसन अनुराधा होती है वो इस लड़के अशोक कुमार को इसके घर पर देख लेती है। अनुराधा अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये महिला इस दुकानदार को अपने घर पर बुलाती है और इसके साथ रातें रंगीन करती है। लेकिन अनुराधा इन दोनों को कुछ नहीं कहती है और फिर कोमल देवी इस लड़के अशोक कुमार को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और फिर कोमल और अशोक कुमार के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं।
ये दोनों काफी देर तक इस काम को करते हैं और जैसे इन दोनों का ये काम खत्म होता है तो अशोक कहने लगता है कि तुम्हारा देवर किसी भी समय घर पर आ सकता है, अब मुझे अपने घर पर चलना चाहिए। इसके बाद कोमल कहती है कि तुम मेरे घर से जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ पैसे दे दो। अशोक कुमार उसी समय इस महिला को कुछ पैसे देता है, इसके घर से बाहर निकलता है और फिर अपने घर पर चला जाता है। और जैसे शाम के 4 बजे के आसपास का वक्त होता है तो संजू अपने घर पर कई घंटों तक खेलने के बाद वापस आता है। और जैसे संजू घर के अंदर प्रवेश कर रहा होता है तो उसी समय पड़ोसन अनुराधा संजू को आवाज लगाती है। संजू को कहती है कि कोई दुकानदार है जो कि पास में ही रहता है और उस दुकानदार का नाम अशोक कुमार है, वो तुम्हारे घर पर आता जाता रहता है। संजू को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है। संजू अनुराधा की सारी बातों को सुनकर अपने घर में जाता है, अपनी भाभी को कहता है कि भाभी तुमने फिर से उस लड़के अशोक कुमार को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया है। लेकिन जो कोमल होती है वो साफ साफ मुकर जाती है। कोमल कहती है कि ये सब झूठ है, मेरे घर पर कोई भी नहीं आया था। कोमल एक ऐसे चरित्र वाली महिला होती है जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। कोमल कहती है कि सब झूठ बोलते हैं और इस तरह से जैसे तैसे करके वह अपने देवर को मनाने में कामयाब हो जाती है। इस तरीके से 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 15 मई 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। उसी समय कोमल देवी का पति जो प्रदीप कुमार होता है अपनी पत्नी के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं घर पर आने वाला हूँ, मैं बीच रास्ते से बातचीत कर रहा हूँ। कोमल देवी जैसे अपने पति प्रदीप कुमार की इन बातों को सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है। कोमल अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति पता नहीं कितने दिनों तक रहने के लिए आया है। और इस तरह से 2-3 घंटों का वक्त गुजरने के बाद जैसे प्रदीप कुमार अपने घर पर पहुंचता है तो प्रदीप अपनी पत्नी को कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें होटल में ले जाने वाला हूँ, होटल में दोनों अच्छा सा खाना खाएंगे। लेकिन इसकी पत्नी खुश नहीं होती है। फिर भी जो पति प्रदीप होता है अपनी पत्नी कोमल को लेकर पास के ही शहर में चला जाता है। अच्छा सा एक होटल देख लिया जाता है, पति पत्नी उस होटल के अंदर जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे कोमल देवी खाना खा रही होती है तो अचानक से कोमल देवी को उल्टियां लगनी शुरू हो जाती है। उल्टियां भी इतनी ज्यादा लगती हैं कि उल्टियां रुकने का नाम नहीं लेती है। तभी पति प्रदीप कुमार कहता है कि चलो मैं तुम्हें नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता हूँ। इस तरह से प्रदीप कुमार अब एक ऑटो रिक्शा के माध्यम से अपनी पत्नी कोमल देवी को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में चला जाता है, जहां पर महिला डॉक्टर इस महिला कोमल देवी का मेडिकल चेकअप करती है। जैसे महिला डॉक्टर इस कोमल देवी का चेकअप करती है तो महिला डॉक्टर अब प्रदीप कुमार को कहती है कि तुम्हारी पत्नी 1 महीने की गर्भवती है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अब पति जो प्रदीप कुमार होता है जैसे ही महिला डॉक्टर की इन बातों को सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है, काफी उदास भी हो जाता है। लेकिन प्रदीप कुमार उस समय हॉस्पिटल में रहते हुए अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता है। और जैसे ही प्रदीप कुमार अपनी पत्नी को कुछ दवाइयां दिलवाने के बाद अपने घर पर ले आता है तो घर पर लाने के बाद वह अपनी पत्नी कोमल देवी के हाथ पैर रस्सियों से बांध देता है। घर में रखी हुई एक जंग लगी तलवार उठा लेता है और अपनी पत्नी की गर्दन पर उस तलवार को रख लेता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुमने किस किस के साथ मुंह काला किया है, मैं यहाँ नहीं रहता था लेकिन तुम गर्भवती कैसे हो गई हो। अब जैसी ये बात कोमल देवी सुनती है तो कोमल देवी के होश उड़ जाते हैं। कोमल देवी की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी और डर की वजह से कोमल देवी अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। कोमल कहती है कि मेरा देवर संजू ही मेरे साथ वक्त गुजारा करता था। अब जो प्रदीप कुमार का भाई संजू होता है वो भी वहां पर खड़ा होता है। संजू उसी समय अपने भाई प्रदीप को कहता है कि मेरी भाभी दुकानदार अशोक के साथ रातें रंगीन किया करती थी और ये बच्चा उसी का है। अब जैसे ही जो प्रदीप कुमार होता है संजू की इन बातों को सुनता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। प्रदीप कुमार अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी पत्नी बिल्कुल गलत रास्ते पर चल पड़ी है, इसको सबक ही सिखाना पड़ेगा। प्रदीप उसी समय उस तलवार के साथ अपनी पत्नी की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। प्रदीप को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह अपने भाई संजू के पेट में तलवार घुसा देता है और संजू भी मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो प्रदीप होता है अपने घर से उस खून से लथपथ तलवार को लेकर बाहर निकलता है और 2 घंटे के अंदर ही वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और कोमल और संजू का शव बरामद कर लेती है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पुलिस जब प्रदीप कुमार से पूरी सच्चाई को सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद पुलिस प्रदीप कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब प्रदीप कुमार को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में प्रदीप कुमार ने अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई संजू के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।